हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन रहेगा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो होने ही वाला है और इंटरेस्टिंग भी रहेगा। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इसमें मैं डिस्कस करूँगी। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक से रिगार्डिंग तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट्स को ज़रूर कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिएगा। आइए आज का जो डिस्कशन है जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो बात की जा रही है डिफेक्शन केस, एंटी डिफेक्शन लॉ की यहाँ पे बात की जा रही है। एंटी डिफेक्शन लॉ क्या है, पहले हम उसके बारे में पढ़ लेते हैं। हमारे संविधान में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। उसमें जो 10th शेड्यूल है वो किसके बारे में बात करता है? एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में बात करता है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है ये पहले हमारे संविधान में यानी कि शेड्यूल में इसको ऐड ऑन नहीं किया गया था। अमेंडमेंट करके इसको ऐड किया गया 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985। राजीव गांधी जी की जब गवर्नमेंट थी उस टाइम पे ये जो है एंटी डिफेक्शन लॉ को ऐड ऑन किया गया, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ठीक है, 1985 में अमेंडमेंट कौन सा था? 52nd। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में याद रखिएगा। बात करते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। ये तो आपको पहले ही बता दिया, 52nd अमेंडमेंट एक्ट 1985 के तहत इसको इंसर्ट किया गया कि इसको 10th शेड्यूल को एंटी डिफेक्शन लॉ जिसको बोला जाता है। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ का मतलब क्या रहता है? आयाराम और ग्याराम वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, जैसे एमएलएज या एमपीज रहते हैं, एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जाते हैं। ठीक है, तो जब ये कंडीशन देखने को मिलती है तो डिस्क्वालिफिकेशन भी होता है। तो ये पावर जो रहती है ये लोकसभा स्पीकर के पास रहती है या फिर असेंबली के जो स्पीकर रहते हैं उनके पास रहती है। ठीक है, अगर ग्राउंड ऑफ फॉर डिस्क्वालिफिकेशन की अगर बात करें, ये मेंशन कौन से आर्टिकल में है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आर्टिकल 102 क्लोज टू एंड आर्टिकल 191 क्लोज टू। ठीक है, 102 जो है ये एमपीज के लिए यानी कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए है। आर्टिकल 191 क्लोज सेकंड की अगर बात करें तो ये एमएलएज के लिए यानी कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए। ठीक है, बात करें एनी एमपी एंड एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जाता है। क्यों? अगर वो इंडिपेंडेंटली जो है ज्वाइन कर लेता है किसको? अनदर पार्टी को। ठीक है, गिव अप कर देता है अपनी मेंबरशिप को पॉलिटिकल पार्टी से अपनी मर्जी से। ठीक है, नॉमिनेटेड इफ देयर ज्वाइन अ पार्टी आफ्टर 6 month फॉर नॉमिनेशन। ठीक है, वोट फ्रॉम वोटिंग कॉन्ट्रेरी टू पार्टीज डायरेक्शन। ठीक है, अगर इलेक्टेड स्पीकर या चेयरमैन, ठीक है, वो रिजाइन दे दें अपनी पार्टी से, ठीक है, वो रिज्वाइन कर सकते हैं ऑफिस को। ठीक है, इन सब चीज़ों से रिगार्डिंग जो सिचुएशन है उसको क्लियर करने के लिए। ठीक है, अगर बात करते हैं मर्ज इनटू अनदर 2/3 जो मेजोरिटी मेंबर्स रहती है वोटिंग, ठीक है, फेवर में आ जाएं अगर, तो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रक्रिया जो है वो पूरी मानी जाती है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि डिस्क्वालिफिकेशन का जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, तो डिस्क्वालिफिकेशन अगर किसी एमपी या एमएलए का करना, ये पावर किसके पास है? कौन प्रिजाइड करता है? ये प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो रहते हैं यानी कि लोकसभा स्पीकर। ठीक है, तो उनके पास ये पावर रहती है। तो देख लेते हैं अभी न्यूज़ में क्यों है ये। क्योंकि रिसेंटली ही कलकत्ता हाई कोर्ट के द्वारा वेस्ट बंगाल के जो असेंबली स्पीकर हैं उनको एक टाइमलाइन दी गई है, लिमिट दी गई है कि जो डिफेक्शन केसेस जो हैं वो पेंडिंग पड़े हैं जिसमें इन्वॉल्व है एमएलए, तो जल्द से जल्द इनकी जो है वो पेंडिंग केसेस को सॉल्व किया जाए। ठीक है, तो एंटी डिफेक्शन जो प्रोसीडिंग है, ठीक है, तो ऑल्सो अनदर स्टेट्स में भी ये प्रोसीडिंग देखने को मिली, जैसे झारखंड हो गया, राजस्थान हो गया। अगर इलेक्टेड मेंबर अपनी मर्जी से गिव अप कर दे मेंबरशिप को, ठीक है, पॉलिटिकल पार्टी से, तब भी ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ठीक है, अगर वोट और एब्सट्रेन हो जाए, ठीक है, वोटिंग सच सच जो हाउसेस कॉन्ट्रेरी एंड डायरेक्शन इश्यू जो किए जाते हैं पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें प्री कंडीशन जो रहती है डिस्क्वालिफिकेशन की, एब्सटेंशन रहती है वोटिंग के रिगार्डिंग। ठीक है, तो 15 डेज ऑफ सच इंसिडेंट यानी कि 15 डेज अगर हो जाए इस इंसिडेंट को तो ये प्रोसीजर स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, इंडिपेंडेंटली इलेक्टेड मेंबर जो है ज्वाइन कर लेते हैं पॉलिटिकल पार्टी को। ठीक है, तो वही चीज़ें जो आपको मैंने पहले बताई हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट चलते हैं। जो बात की जा रही है हैनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हैनले पासपोर्ट इंडेक्स जो है इसमें हमारी कंट्री की रैंक कितनी रही है? तो हमारी कंट्री की रैंक जो रही है जनवरी 2021 के इंडेक्स में वो रही है 85। यानी कि हमारी जो कंट्री का जो पासपोर्ट है उसकी रैंक कितनी है? 85 है। बात करें 2020 की तो 84 थी और 2019 में 82 थी। ठीक है, तो इंडिया की रैंक जो है
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2021 की, ठीक है। तो ये जो है ये जनवरी मंथ की है, क्लियर। तो ये ऑल ओवर ईयर की अगर बात करें तो 90 रही है इस बार की, क्लियर। इंडिया जो है पोजीशन अभी 90 देखने को मिली, पहले 85 थी, ठीक है, तो फेल डाउन हुई है, क्लियर। तो पासपोर्ट होल्डर जो हैं अलाउ करते हैं ट्रैवल वीज़ा फ्री टू 58 कंट्रीज़। इंडिया शेयर करती है रैंक, अगर इंडिया के साथ साथ रैंक देखें तो तजाकिस्तान का और बुर्किना फेसो का, ठीक है। तो जापान एंड सिंगापुर जो है ये टॉप लिस्ट में है इस ईयर की। तो सबसे ज़्यादा जो पावरफुल, अगर बात करें पावरफुल जो पासपोर्ट है वो कौन सी कंट्री का है, जापान का। तो सिक्योर की है इस जापान ने तीसरी बार ये टॉप पोजीशन, क्लियर। बात करते हैं ये जो ट्रैवल वीज़ा फ्री जो है 192 कंट्रीज़ में देखने को मिलता है, वाइल साउथ कोरिया एंड जर्मनी जो है सेकंड पोजीशन में, क्लियर। अफगानिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान और यमन जो है ये लीस्ट पावरफुल इनकी कंट्री का पासपोर्ट है। हेनले पासपोर्ट जो इंडेक्स है, ओरिजिनल रैंकिंग अगर देखिए ओवरऑल ऑल ऑफ द वर्ल्ड्स पासपोर्ट अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेस्टिनेशन होल्डर एक्सेस विदाउट अ पीरियड वीज़ा, क्लियर। नेक्स्ट बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है जिमैक्स यानी कि जापान इंडिया मैरीटाइम जो एक्सरसाइज देखने को मिली 2021 की। तो जिमैक्स याद रखिएगा कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन है, ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है, नेवी से रिगार्डिंग है, ठीक है, तो नेवी से रिलेटेड है। तो जापान इंडिया मैरीटाइम जो एक्सरसाइज है तो ये याद रखिएगा, उसका नाम है जिमैक्स। इंडियन नेवी एंड जापान मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स के द्वारा 5th एडिशन ये हेल्ड हुआ, जापान मैरीटाइम बाइलेटरल एक्सरसाइज, ठीक है। तो कहाँ पे, अरेबियन सी में, ठीक है, फ्रॉम अक्टूबर 6 2021, क्लियर। तो यानी कि अक्टूबर 6 को ये एक्सरसाइज जो है ये हेल्ड की गई अरेबियन सी में, ये याद रखिएगा। 3 दिन की ये एक्सरसाइज जो है, इस ड्यूरेशन में इंडियन नेवी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया इंडिजीनियसली बिल्ट जो इंडिजीनियसली यानी कि हमारी कंट्री में इसको बिल्ड किया गया है, ठीक है। तो गाइडेड मिसाइल स्ट्रेल्थ डिस्ट्रॉयर कोची एंड गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट तेग, ठीक है। तो ये इसमें इन्वॉल्व थे इस एक्सरसाइज में। जापानीज साइड की अगर बात करें तो उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया है JMSDF शिप कागा एंड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर एंड एजुमो क्लास हेलीकॉप्टर कैरियर। तो ये चीज़ें जो हैं ये याद रखिएगा, तो जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इतना याद रखिए अरेबियन सी में और जिमैक्स कौन कौन सी कंट्री के बिटवीन है, तो ये इंडिया और जापान के बिटवीन है और ये एक मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो शिप जो थी इस एक्सरसाइज में इन्वॉल्व P8I लॉन्ग रेंज जो मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट है, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, डॉनियर मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट, ठीक है, MiG-29K फाइटर क्राफ्ट, तो इस एक्सरसाइज का पार्ट रहे। लास्ट एडिशन की अगर देखें इस एक्सरसाइज की कहाँ पे था, ठीक है, तो ये आप लोग बताइएगा, क्लियर। तो सितंबर 2020 में ये एक्सरसाइज लास्ट एडिशन यानी कि 4th एडिशन देखने को मिला। जिमैक्स सीरीज जो है इस एक्सरसाइज की, ठीक है, स्टार्ट कब की गई, यानी कि ये एक्सरसाइज जो स्टार्ट की गई कौन से ईयर में की गई, 2012 में की गई। फोकस इस एक्सरसाइज के जरिए क्या दिया गया कि मेनली फोकस दिया गया मैरीटाइम सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को कैसे बढ़ाना है, ठीक है। जैसे चाइना जो है अपना दबदबा बनाने की कोशिश करता है, जैसे साउथ चाइना सी में, ठीक है। तो एक्सरसाइज जो है कंडक्ट की गई इंडियन नेवी और जापानीज मैरीटाइम सेल्फ डिफेंस फोर्स बाइनरली, ठीक है। तो इसके अलावा जो जिमैक्स इंडिया एंड जापान जो है तो कंडक्ट की गई जॉइंट लैंड मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है धर्म गार्डियन। तो धर्म गार्डियन किससे रिलेटेड है, तो ये धर्म गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज है, जापान और इंडिया के बिटवीन देखने को मिलती है, ये एनुअली होती है, ठीक है। तो ये कंडक्ट की जाती है, अगर बात करें इंडियन एयरफोर्स से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो है शिन्यू मैत्री, क्लियर। तो इंडिया जापान जो है ऑल्सो इन्वॉल्व है ट्राई लेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज यानी कि मालाबार। अब बताएं मालाबार में कौन कौन सी कंट्री है, बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, ठीक है। तो मालाबार में इंडिया जापान तो हो गया, USA, ठीक है, तो ऑस्ट्रेलिया भी जो है अभी ज्वाइन किया गया उसके द्वारा, तो चारों जो है कंट्रीज इसमें इन्वॉल्व है मालाबार एक्सरसाइज में, ठीक है। तो ये क्वाड ग्रुप का मेंबर भी है, क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी।
नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम। तो कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट के बारे में बात की जा रही है। इस पिक में भी आप देख सकते हैं हाथ से कढ़ाई पेंटिंग वगैरह जो की जाती है उसको कैसे हमने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे इसको क्या करना है, रिकॉग्नाइज करना है। ठीक है, तो इसलिए कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम जो है ये लाई गई। तो मिनिस्ट्री कौन सी थी इसमें इन्वॉल्व, ये है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल के द्वारा अप्रूव किया गया है कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम को। इसमें टोटल जो खर्चा देखने को मिलेगा 160 करोड़ का। ठीक है, तो इसको एक्सटेंड कर दिया गया है, ये कंटिन्यू रहेगी मार्च 2026 तक। ठीक है, तो इस स्कीम के अंडर अगर देखें तो कैसे सपोर्ट करना है इनको। ठीक है, ये जो अम, अ, जो आर्ट वगैरह करते हैं। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट प्रोवाइड करवानी है, डिज़ाइन एंड टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन कैसे करना है, मार्केट एक्सेस। ठीक है, मार्केट में ये जो है इजीली अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, ताकि इनकी जो रोजी रोटी है वो भी सही तरीके से चलती रहे। ठीक है, आर्टिस्ट जो हैं उनको सपोर्ट प्रोवाइड करवानी है, मेनली मकसद यही है। ठीक है, इस स्कीम के तहत लॉन्च किया गया कि क्रिएट अवेयरनेस फैलाई जाए इसके चलते। ठीक है, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी क्रिएट किया जाए, जो बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ें हैं, लोकल जो आर्टिस्ट रहते हैं। ठीक है, और बूस्ट किया जाए जो प्रोडक्शन है और इन चीज़ों को एक्सपोर्ट भी किया जाए अनदर कंट्रीज़ में। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका कि जो असिस्ट करना हमने आर्टिस्ट को, ठीक है, एंटरप्रेन्योर्स को। ठीक है, तो वर्ल्ड क्लास लेवल पे और मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो एडिक्वेट ट्रेनिंग देनी। ठीक है, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना, इसके तहत इस आर्ट के तहत एडुकेट ट्रेनिंग प्रोवाइड करवानी, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवानी। ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट इनपुट भी सही तरीके से लेके चलना। ठीक है, तो इसकी जो है इस स्कीम के तहत ये सारी चीज़ों को भी देखा जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर होगी। इसके अलावा अगर देखें तो मार्केट से कैसे लिंक करना है इन आर्टिस्ट को। ठीक है, इनकी जो कारीगरी है, ठीक है, मार्केट में कैसे पहुंचाई जाए, इनके जो चीज़ें हैं जो इनके द्वारा बनाई जाती हैं, प्रोडक्शन कैसे बढ़ानी है, इन चीज़ों पे भी फोकस किया जाएगा। इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट जो है स्पेशली जो डेवलपमेंट के लिए। ठीक है, तो इसके तहत क्या रहेगा, सेंट्रल और स्टेट हैंडीक्राफ्ट कॉरपोरेशन, ऑटोनोमियस बॉडी काउंसिल इंस्टीट्यूट, रजिस्टर्ड कॉरपोरेटिव रजिस्टर्ड एसपीवी, प्रोड्यूसर कंपनी ऑफ आर्टिस्ट। ठीक है, तो ये मिलके काम करेंगे और जो हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में जो जो एक्सपीरियंस है वो सारी चीज़ें भी एनालाइज की जाएंगी। ठीक है, फोकस स्पेशली दिया जाएगा आर्टिस्ट के ऊपर, बिल्डिंग ग्रास रूट लेवल यानी कि ग्राउंड लेवल पे गाँव वाले एरिया से चीज़ों को एनालाइज किया जाएगा और इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छे तरीके से क्रिएट किया जाएगा रिलेटेड टू आर्टिस्ट। ठीक है, तो लिंक किया जाएगा एसएमईज को। ठीक है, हैंडीक्राफ्ट सेक्टर में, तो इंश्योर किया जाएगा इकोनॉमिक्स जो स्केल है। मेगा हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर जो है इसमें 10,000 आर्टिस्ट जो हैं सिलेक्ट किए गए ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए इस स्कीम के तहत। क्लियर, तो आई होप आपको ये क्लियर होनी चाहिए चीज़ें रिलेटेड किससे है ये। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर डेवलपमेंट स्कीम रिलेटेड टू आर्ट। ठीक है, ग्राउंड लेवल पे इन चीज़ों को रिकॉग्नाइज किया जाएगा और एक्सपोर्ट किया जाएगा अनदर कंट्रीज़ में, ताकि इनकी इनकम जो है वो जनरेट हो सके। क्लियर, नेक्स्ट है लुखा रिवर। लुखा रिवर अभी न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि रिसेंटली ही मेघालय गवर्नमेंट के द्वारा क्लेम किया गया है कि डिटॉक्सिंग पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे लाया जाएगा, ताकि जो लुखा रिवर जो है जो पोल्यूटेड हो गई है उसको फिर से क्लीन किया जा सके। ठीक है, तो लुखा रिवर जो है इसको कंसीडर किया गया था टॉक्सिक बियॉन्ड डिपेंशन। ठीक है, अ डिकेड अगो। ठीक है, 10 साल पहले की बात है। ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा कंटेमिनेट हो गई थी, पोल्यूटेड हो गई थी, जो एसिड माइन ड्रेनेज की वजह से और कोल माइंस की वजह से। ठीक है, तो फाइट्रोडिमेशन मेथड यूज़ किया जाएगा। फाइट्रोडिमेशन मेथड क्या रहता है, ठीक है, यहाँ पे क्या किया जाएगा, प्लांट्स को डिप्लॉय किया जाएगा। तो ये प्लांट्स क्या करेंगे, जो कंटेमिनेटेड जो चीज़ें हैं, ठीक है, वाटर में, वो अपने अंदर क्या कर लेंगे, सब्ज्यूम कर लेंगे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये मेथड रहता है। तो इससे क्या रहता है, जो कंटेमिनेटेड वाटर है वो क्लीन होता दिख जाता है। क्लियर, तो ये मेथड जो है ये यूज़ किया जाएगा डिटॉक्सीफाई करने के लिए रिवर को। एल्गी यूज़ की जाएगी रिमूव करने के लिए मेजर जो टॉक्सिक कंटेंट है वाटर से। ठीक है, तो ये पायलट प्रोजेक्ट है अंडर डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंड के अंडर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। लुक्का रिवर जो है ये सदर्न पार्ट ऑफ ईस्ट जैंतिया हिल्स ऑफ मेघालय में देखने को मिलती है। यहाँ पे आप देखिएगा, इस मैप में देखिएगा, जैंतिया हिल्स की जो बात की जा रही है, ये आप देख सकते हैं खासी हिल और ये है ईस्ट जैंतिया हिल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये, एक सेकेंड,
अगर बात करें लुक्का लोकेटेड सदर्न जो पार्ट है ईस्ट जैंतिया हिल्स का, ठीक है, सदर्न पार्ट की बात की जा रही है ईस्ट जैंतिया हिल की, ठीक है। तो ईस्ट जैंतिया हिल है, यहाँ पे लोकेटेड है ये रिवर। क्लियर, अभी आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो साउथ वेस्ट गैरो हिल्स, ठीक है, गैरो, ठीक है, ये गैरो हिल्स हैं, ये नॉर्थ गैरो है, ये साउथ गैरो। तो ये खासी हिल्स हैं और ये जैंतिया हिल्स हैं, ठीक है। तो ये आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में भी देखने को मिल सकता है पेपर में। क्लियर, तो पर्टिकुलरली ये मेघालय की बात की जा रही है। बात करते हैं मोस्ट जो मेघालय रैट होल कोल माइंस हैं यहाँ पे लोकेटेड है, जिसकी वजह से ये जो यहाँ का पानी है लुक्का रिवर का, तो ये इसकी वजह से ज़्यादा कंटेमिनेट होता दिखा। तो रिसीव किया जाता है वाटर फ्रॉम लूनार रिवर। यहाँ पे जो लुक्का रिवर है ये रिसीव कौन सी रिवर से पानी करती है? लूनार रिवर से, जिसको वार लूनार भी बोला जाता है, ठीक है। स्मॉल स्ट्रीम्स ड्रेनिंग है, ठीक है, फ्रॉम नरपा रिजर्व फॉरेस्ट से देखने को मिलता है। रिवर जो है मेनली फेड बाय मॉनसून रेन, यानी कि ये सीजनल रिवर है, ये फ्लो करती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन में, और रिवर पास करती है सोनापुर विलेज एंड सदर्न असम बराक वैली, ठीक है। तो ये फ्लड प्लेन्स बांग्लादेश में जाके ये मिल जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हैं। अगर बात करें मेघालय की, मेघालय यहाँ पे सिचुएटेड है, तो मेघालय को जो है असम टच करता है, ओनली स्टेट, वन स्टेट टच करता है हमारी कंट्री का, और अगर इंटरनेशनल बाउंड्री की बात करें तो बांग्लादेश इसको टच करता है, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कन्याकुमारी क्लॉव, यानी कि जो लौंग रहते हैं ना, ठीक है, तो उसको क्लॉव बोलते हैं। तो कन्याकुमारी के जो क्लॉव हैं तो उसको जीआई टैग का दर्जा अभी हाल ही में ही दिया गया है। तो तमिलनाडु के जो कन्याकुमारी क्लॉव हैं तो उसको अभी जीआई टैग का दर्जा मिला, यानी कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। तो इसी के साथ साथ ट्रेडिशनल डाई जो पेंटेड फिगर है उसको भी जीआई टैग का दर्जा मिला है, ठीक है। पैटर्नड क्लोथ जिसको कैरूपुर कलमकारी पेंटिंग के नाम से जाना जाता है, उसको भी जीआई टैग का दर्जा दिया गया है। वुड कार्विंग काला कुरिची फ्रॉम तमिलनाडु, तो उसके द्वारा भी जीआई टैग का दर्जा रिसीव किया गया है। बात करें ज्योग्राफिकल इंडिकेशन स्टेटस की, इसका मतलब क्या रहता है? आइडेंटिफाई किया जाता है गुड्स को, ठीक है, स्पेशली जो करेक्टरिस्टिक ओरिजिनेट होते हैं, ठीक है, डिफरेंट ज्योग्राफिकल टेरिटरी में, स्पेशली ये एग्रीकल्चर में नेचुरल मैन्युफैक्चर गुड में इसको दिया जाता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 के तहत ये रजिस्ट्रेशन प्रोवाइड करवाया जाता है, ताकि बेटर प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाई जा सके ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जो है रिलेटेड गुड्स इन इंडिया। तो ये एक्ट जो है, इस एक्ट के बारे में बात की जा रही है, ये एक्ट एडमिनिस्टर किसके द्वारा किया जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिज़ाइन एंड ट्रेडमार्क, ठीक है। तो इसके जो रजिस्ट्रार ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है, जो रजिस्ट्रार रहते हैं ये, ठीक है। तो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री जो है लोकेटेड कहाँ पे है? चेन्नई में लोकेटेड है, ठीक है। तो ये वैलिड रहती है 10 ईयर्स के लिए, फिर इसको रिन्यू किया जाता है टाइम टू टाइम फर्दर पीरियड ऑफ 10 ईयर्स ईच, ठीक है। इसी के साथ साथ अगर देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ट्रेड रिलेटेड एक्सपेक्ट्स जो हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, इसका पार्ट है। झारखंड के सोराई कोवार पेंटिंग, तेलंगाना की तेलिया रुमाल, त्रिवूर वेतला केरला, दिंदीगुल लॉक, कंधागी साड़ी तमिलनाडु, ओडिशा रसगुल्ला, शाही लीची बिहार, इन सबको जीआई टैग का दर्जा मिल चुका है। अगर जीआई टैग जो है उसको एक्सपोर्ट करने की जिम्मेदारी किसकी रहती है अनदर कंट्रीज़ में? तो वो है एग्रीकल्चर एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, याद रखिएगा। और ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के अंडर नहीं आती है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आती है, ठीक है। मेन फोकस इसका क्या रहता है कि जीआई प्रोडक्ट जो है हमारी कंट्री में उसको अनदर कंट्रीज़ में प्रमोट करना और एक्सपोर्ट करना, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। तो ये थी आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स विद बैकग्राउंड। क्लियर, तो टेलीग्राम आप ज्वाइन कर सकते हैं इस लेक्चर की पीडीएफ के लिए, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।